स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लागत के तत्वों के बारे में पढ़ा था कि लागत के 3 तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। और इन तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे मटेरियल के लिए डायरेक्ट मटेरियल व इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर के लिए डायरेक्ट लेबर व इनडायरेक्ट लेबर व एक्सपेंसेज के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो लागत के इन तीनों तत्वों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागत में विभाजित करने के बाद कुल प्रत्यक्ष लागत व कुल अप्रत्यक्ष लागत ज्ञात की जा सकती है। प्रत्यक्ष लागत को मूल लागत या प्राइम कॉस्ट व अप्रत्यक्ष लागत को उपरिव्यय व्यय या ओवरहेड भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत व प्रत्यक्ष व्यक्ति लागत को शामिल किया जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर व डायरेक्ट एक्सपेंसेज का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लागत या उपरिव्यय। तो अप्रत्यक्ष लागत में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी व अप्रत्यक्ष व्यय की लागत को शामिल किया जाता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का टोटल ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। मूल लागत का उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः प्रति इकाई मूल लागत आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसलिए मूल लागत का वर्गीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उपरिव्यय या अप्रत्यक्ष लागत का उत्पादन या लागत केंद्र से सीधा संबंध नहीं होता और प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए उपरिव्ययों का कार्यानुसार विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उद्योग में मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला, किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करना व उत्पादित वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाना या उसका विक्रय करना, और इन दोनों कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशासनिक कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार उपरिव्यय को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है कारखाना उपरिव्यय या फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड है प्रशासन या कार्यालय उपरिव्यय, ऑफिस ओवरहेड, व थर्ड है विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय। कारखाना उपरिव्यय में उन अप्रत्यक्ष लागतों को शामिल किया जाता है जो कारखाने में किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाई जाती है। जैसे कारखाने में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम व अप्रत्यक्ष व्यय की लागत कारखाना उपरिव्यय में शामिल की जाएगी। तो कारखाना उपरिव्यय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आदि नामों से भी जाना जाता है। कारखाना उपरिव्यय में जो मदें आती है उनमें जैसे मेंटेनेंस या रखरखाव में काम में आने वाली कोई सामग्री या सामान्य उपकरण के छोटे उपकरण या कारखाने में प्रयुक्त स्टेशनरी व फोरमैन या गेटकीपर का वेतन, मशीनों की सफाई तथा मरम्मत करने वाले का वेतन व चौकीदार का वेतन, श्रमिकों का बीमा व भविष्य निधि में अंशदान, अप्रत्यक्ष श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों को दिए गए विविध भत्ते या अवकाश दिवसों पर कार्य करने का वेतन, व कारखाने में कुछ अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जैसे कारखाने का किराया, दर या बीमा संबंधी कोई व्यय, या कारखाना भवन की मरम्मत व डेप्रिसिएशन, व प्लांट व मशीनरी की मरम्मत व डेप्रिसिएशन, कारखाना भवन में बिजली के व्यय, व कारखाना विभाग में संबंधित छपाई व टेलीफोन के खर्चे, या श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किया गया कोई व्यय, या कारखाने के में अनुसंधान संबंधी व्यय, ये सब कारखाना उपरिव्यय में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन या कार्यालय उपरिव्यय। प्रशासन या कार्यालय उपरिव्यय में वे अप्रत्यक्ष लागतें शामिल की जाती है जो कार्यालय में की जाती है। इसमें प्रबंधकीय व प्रशासनिक कर्मचारियों को दिया गया वेतन व सुविधाओं की लागत को शामिल किया जाता है। इसे स्थापना उपरिव्यय भी कहते हैं। तो कार्यालय में जो अप्रत्यक्ष सामग्री की काम में लाई जाती है उसमें कार्यालय कर्मचारियों की वर्दी या कार्यालय की स्टेशनरी, सफाई के लिए ब्रूश, डस्टर, झाड़ू या कार्यालय सफाई की लागत, व सामान्य प्रबंधकों का वेतन, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन व भत्ता, कार्यालय कर्मचारियों को दिया गया वेतन, व अंकेक्षक व कानूनी सलाहकार का वेतन, और जो कार्यालय में अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं या अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसमें बैंकिंग संबंधी व्यय या व्यापार संबंधी व्यय, चंदे, टेलीफोन व्यय, कार्यालय भवन, फर्नीचर, मशीन आदि का मेंटेनेंस या मरम्मत, उसका किराया व डेप्रिसिएशन, कार्यालय के लाइट के खर्चे, संचालकों व अन्य कर्मचारियों के यात्रा संबंधी व्यय आदि कार्यालय में के अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं जो कार्यालय ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड में शामिल किए जाते हैं। थर्ड है विक्रय व वितरण संबंधी व्यय।
तो विक्रय व्यय में विक्रय बढ़ाने या ग्राहकों को संतुष्ट रखने से संबंधित खर्चे किए जाते हैं। तो वितरण व्यय में वस्तु का आदेश प्राप्त होने के बाद शुरू होते हैं और आदेश अनुसार माल भेजने तक चलते हैं। तो इस प्रकार विक्रय उपरिव्यय जिस स्तर पर समाप्त होते हैं उसी स्तर से वितरण उपरिव्यय प्रारंभ होते हैं। सुविधा की दृष्टि से विक्रय व वितरण उपरिव्यय का लेखा एक साथ ही करते हैं। तो कुछ वे ऐसे होते हैं जो विक्रय उपरिव्यय में शामिल होते हैं, जैसे कि नमूनों की लागत या विज्ञापन के रूप में माल या अन्य वस्तु का वितरण, मूल्य सूचियाँ, छपाई व स्टेशनरी, अप्रत्यक्ष श्रम में विक्रय एजेंटों तथा तकनीकी प्रतिनिधियों का वेतन, लिपिकों व अन्य कर्मचारियों का वेतन, व अप्रत्यक्ष व्यय में विक्रय हेतु दुकान या शोरूम का किराया, उसका इंश्योरेंस, विज्ञापन संबंधी कुछ खर्चे, डूबत ऋण व यात्रा तथा मनोरंजन संबंधी व नमूने भेजने से के खर्चे व बाजार अनुसंधान खर्चे, शाखाओं का स्थापना का व्यय या टेंडर मूल्य का अनुमान लगाने के खर्चे आदि आते हैं। वितरण उपरिव्यय में स्टेशनरी, पैकिंग सामग्री जैसे डिब्बे, जूट, बोरिया, रस्सी, कागज आदि व माल की सुपुर्दगी करने के लिए गाड़ियां रखने हेतु प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल व सुपुर्दगी गाड़ियों के चालक व खलासी का वेतन, वितरण कार्य में संलग्न कर्मचारियों का वेतन व गोदाम के कर्मचारियों का वेतन व अप्रत्यक्ष व्यय में सुपुर्दगी देने वाली गाड़ियों का मरम्मत, डेप्रिसिएशन व उसके बीमा संबंधी कुछ खर्चे या कैरेज आउटवार्ड या बाह्य गाड़ी भाड़ा व अन्य परिवहन संबंधी कुछ खर्चे, खाली डिब्बे व लौट कर आई पैकिंग सामग्री की मरम्मत तथा सुधारने के व्यय और गोदाम का किराया, मरम्मत, बीमा संबंधी व सामान्य व निर्मित माल के वितरण में कोई टूट फूट या कमी आती है, ये सब वितरण उपरिव्यय में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार कारखाने से संबंधित जो व्यय होते हैं वो कारखाना उपरिव्यय में, व कार्यालय में जो खर्चे या लागत आती है वो कार्यालय उपरिव्यय में, व विक्रय व वितरण से संबंधित जो कुछ लागतें होती है वह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल की जाती है। और कुछ मदें इस प्रकार की होती है जो वित्तीय लेखों में तो शामिल किया जाता है, लेकिन जिन्हें लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका वस्तु के उत्पादन से संबंधित नहीं होती। इनमें है कुछ वित्त संबंधी खर्चे जैसे अर्थदंड या जुर्माना, कोई नकद बट्टा या आयकर व धनकर व वित्तीय आय जैसे प्राप्त हुआ कोई नकद बट्टा, कमीशन, दलाली, अंश हस्तांतरण संबंधी कोई फीस या लाभों का नियोजन जैसे डूबत ऋण व संभावित हानियों के लिए बनाया गया कोई आयोजन, चुकाया गया लाभांश या दान, अभिगोपन कमीशन, प्रारंभिक व्यय, ख्याति व कुछ असाधारण हानियाँ जैसे व्यावसायिक संपत्ति की आग या चोरी, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हानि होना, या सामग्री या निर्मित माल का कोई असाधारण क्षय, अत्यधिक मात्रा के डूबत ऋण व असाधारण लाभ जैसे कम सामग्री हानि होने पर असाधारण लाभ होना, या बोनस अंशों की प्राप्ति या स्थायी संपत्ति के विक्रय से कोई लाभ होना। तो ऐसी मदें जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित नहीं होती उन्हें लागत में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से एक लागत विवरण पत्र या कॉस्ट शीट बनाया जाता है और इसमें लागत के विभिन्न तत्वों की प्रत्येक लागत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके दिखाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है मूल लागत या प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज व डायरेक्ट एक्सपेंसेज का टोटल होता है। इसी प्रकार सेकंड है कारखाना लागत या वर्क्स कॉस्ट। तो कारखाना लागत मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ने के बाद में ज्ञात की जाती है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद में जो कॉस्ट होगी वो वर्क्स कॉस्ट होगी या कारखाना लागत होगी। और थर्ड है उत्पादन लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन लागत कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय जोड़ने के बाद ज्ञात की जाती है। तो वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद में जो कॉस्ट होती है वह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। उत्पादन लागत ज्ञात करने के बाद वर्ष के प्रारंभ और अंत में शेष रहे निर्मित माल का समायोजन भी किया जाता है और यह समायोजन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को तो ऐड कर दिया जाता है, वह फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो लागत आती है वह प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है या बेचे गए माल की उत्पादन लागत होती है।
सबसे लास्ट में हम बेचे गए माल की लागत या टोटल कॉस्ट ज्ञात करते हैं। तो बेचे गए माल की उत्पादन लागत में या कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में विक्रय और वितरण उपरिव्यय जोड़कर बेचे गए माल की कुल लागत ज्ञात की जाती है। विक्रय और वितरण व्यय सिर्फ बेची गई इकाइयों पर ही शामिल होने चाहिए, इसलिए इन्हें चार्ज करने से पहले निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन कर लिया जाता है। इसे विक्रय लागत या विक्रय की लागत भी कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद में जो कॉस्ट आएगी वह टोटल कॉस्ट होगी। और लागत में लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करने के बाद का जो मूल्य होगा वो सेल्स होगा।